साहब अंबेडकर का यहां उन्होंने लिखा हुआ एक सेंटेंस है अंग्रेजी का, उन्होंने लिखा पूना पैक्ट डिस्फ्रेंचाइज्ड अवर पीपल। मैं तो अंग्रेजी का जानकार नहीं हूं, मगर ये जो शब्द है इतना भयानक है, डिस्फ्रेंचाइज्ड अवर पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लोगों को वोट का अधिकार दिया, मगर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि ये पूना पैक्ट की वजह से हमारे वोट का अधिकार प्रभाव शून्य हो गया। अगर हमारा वोट का अधिकार प्रभाव शून्य हो गया तो हमारे लिए लोकतंत्र खत्म हो गया। भाई लोकतंत्र ही एक आशा होती है, खत्म हो गया। हम जिनको चुनना चाहते हैं उनको चुनकर नहीं ला सकते, और जिनको चुनना नहीं चाहते हैं वही चुनकर आते हैं। इसका मतलब हमारे वोट का वैल्यू जीरो हो गया। पूना पैक्ट डिस्फ्रेंचाइज्ड अवर पीपल। कितनी भयानक बात है किसी को पता? हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है सोचता है इसके बारे में, कितनी भयानक बात है। डिस्फ्रेंचाइज कर दिया। अगर हमारे लोगों को डिस्फ्रेंचाइज कर दिया तो क्या होगा? लोकतंत्र होकर भी क्या होगा? ये दूसरा भयानक परिणाम हुआ। तीसरा भयानक परिणाम क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव ना होने की वजह से अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के ऊपर, माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव हुआ? पूना पैक्ट लीगली डायरेक्टली हमारे समाज में एससी एसटी में लागू किया और इनडायरेक्टली ओबीसी में और माइनॉरिटी में लागू किया। डायरेक्टली एससी एसटी में लागू किया, इनडायरेक्टली ओबीसी और माइनॉरिटी में लागू किया, और इस तरह से ओबीसी में दलाल और भड़वे पैदा किया, माइनॉरिटी में दलाल और भड़वे पैदा किया। और परिणाम क्या हुआ? अगर 100 में से 85% लोगों के प्रतिनिधि अगर संसद में चुनकर नहीं जाते हैं तो उस देश की डेमोक्रेसी मैं मानता हूं मीनिंगलेस है। जिस देश के 85% लोग उनके प्रतिनिधि संसद में चुनकर नहीं जा सकते, उस देश के 85% लोगों के लिए डेमोक्रेसी मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इतनी भयानक बात है, और हमारे लोगों को इसके बारे में कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। जब हमारे लोगों को सच्चे नुमाइंदे नहीं मिले तो हमारे लोगों ने दलालों और भड़वों को अपना प्रतिनिधि माना। अरे प्रतिनिधि मिल गए, नेता मिल गए, अलग से आंदोलन चलाने की क्या जरूरत है? ऐसा कहकर हमारे लोगों ने दलालों और भड़वों को अपना प्रतिनिधि माना और अपने महापुरुषों के आंदोलन का समर्थन विड्रॉ किया। परिणामतः हमारे महापुरुषों का आंदोलन खत्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। शेड्यूल कास्ट का आंदोलन तबाह हो गया, शेड्यूल ट्राइब का आंदोलन तबाह हो गया। ओबीसी का महाराष्ट्र में जो ब्राह्मणेतर आंदोलन था, महाराष्ट्र के लोग जानते, ब्राह्मणेतर आंदोलन था, खत्म हो गया, तबाह हो गया। ओबीसी का आंदोलन भी तबाह हो गया। 1927 को गांधी जी पेरियार को मिलने के लिए गए, पेरियार ने गांधी जी को मुंह पर थूक करके कांग्रेस छोड़ दिया था। पेरियार कांग्रेस में थे। अगर पेरियार कांग्रेस नहीं छोड़ते तो तमिलनाडु में भी यह हालत वही होती, मगर तमिलनाडु में उन्होंने आंदोलन चलाया, वहां की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ तो ब्राह्मणों ने दूसरी चाल चली। वहां उन्होंने जयललिता नाम के ब्राह्मण को डीएमके के आंदोलन में अंदर घुसा दिया और उसका विभाजन किया। अब क्या है एआईडीएमके और डीएमके? अगर करुणानिधि को मुख्यमंत्री बनना है तो कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ता है, अगर जयललिता को मुख्यमंत्री बनना है तो कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ता है। जो भी कांग्रेस के साथ समझौता करेगा तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद उसको मिलता है। इसका मतलब है उन्होंने वहां दूसरा तरीका एडॉप्ट किया, और वहां ये पुनः पैक्ट का ही दूसरा तरीका है। साथियों, अदर बैकवर्ड क्लासेस में दलाल भड़वे पैदा किए, माइनॉरिटी में भी दलाल और भड़वे पैदा किए। इसलिए माइनॉरिटी की कितनी भयानक हालत है। ओबीसी का आपको केवल एक किस्सा बताता हूं, सिंपल एक किस्सा आपको पता चले। 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट को रिकॉग्नाइजेशन भी मिला और राइट भी मिला।
शेड्यूल कास्ट को 17 अगस्त 1932 को रिकॉग्नाइजेशन भी मिला, राइट भी मिला, और ओबीसी को रिजर्वेशन का रिकॉग्नाइजेशन 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन मिला, राइट तो अभी भी नहीं मिला। समझ रहे शिवाजी बाबू, अभी भी नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? ओबीसी के लोग आज भी गांधी जी को अपना मसीहा आज भी मानते हैं। यानी 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट को रिकॉग्नाइजेशन एंड राइट दोनों मिले, 16 नवंबर 92 को ओबीसी को रिकॉग्नाइजेशन मिला, राइट अभी भी नहीं मिला। और कितना अंतर है? 17 अगस्त 1932 और 16 नवंबर 92, 60 साल। शेड्यूल कास्ट को रिकॉग्नाइजेशन एंड राइट मिलने के 60 साल बाद ओबीसी को ये मिला। 60 साल। क्यों? ओबीसी ने गांधी जी को अपना मसीहा घोषित किया। लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में लड़ते रहे। रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कालेलकर का कमीशन बाबा साहब अंबेडकर के झगड़े की वजह से आया। ये दस्तावेज है, पार्लियामेंट में दस्तावेज है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया, उसमें 4 कारण थे। एक अदर बैकवर्ड क्लासेस का भी कारण था। साथियों, इस तरह से क्या हुआ? ये जो पूना पैक्ट है, ये पूना पैक्ट का इतना सारा गंभीर परिणाम हुआ। एक तो रिप्रेजेंटेशन खत्म हुआ, डिसफ्रेंचाइज वोट का अधिकार प्रभाव शून्य हो गया, ओबीसी और माइनॉरिटी में भी दलाल और भड़वे पैदा हो गए, हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, डेमोक्रेसी हमारे लिए मीनिंगलेस हो गई। जब हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हमारे आज 72 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिए गए। सैंपल सर्वे का जो 15 दिन पहले रिपोर्ट पब्लिश हुआ, सैंपल सर्वे ने डिक्लेयर किया 72 करोड़ लोग देश में भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। सैंपल सर्वे का रिपोर्ट है। सरकार ने 27 करोड़ माना, सैंपल सर्वे कहती है 72 करोड़ है। अभी मैंने वो सैंपल सर्वे का रिपोर्ट जो है हमारे ऑफिस के लोगों का है, वो रिपोर्ट आओ पब्लिश करते। सरकार पब्लिश नहीं करती, उसको लोगों तक पहुंचने नहीं देती। पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए, नहीं होती। ये भूखमरी और गरीबी क्यों है? रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? क्योंकि जॉइंट इलेक्टेड है। जॉइंट इलेक्टेड क्यों है? क्योंकि सेपरेट इलेक्टेड नहीं है। सेपरेट इलेक्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि गांधी जी ने इसको खत्म किया। इन सारी बातों के लिए कौन जिम्मेवार है? मोहनदास करमचंद गांधी। लोग गांधी के साथ जुड़े हैं, इसलिए मुझे गांधी को बार बार खींचकर लाना पड़ता है आपके सामने। लोग कांग्रेस के साथ बाद में जुड़े हैं, पहले गांधी के साथ जुड़े हुए हैं। गांधी से तोड़ेंगे तो कांग्रेस से टूटेंगे, कांग्रेस से टूटेंगे तो इधर आएंगे, नहीं तो इधर भी नहीं आने वाले। हमारे लोग गांधी के साथ जुड़े हुए हैं और गांधी के बारे में ही लोगों को मालूम नहीं है। गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थक, गांधी जाति व्यवस्था का समर्थक। जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का समर्थक होता है वो अनटचेबिलिटी का समर्थक होता ही होता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था कारण है, अनटचेबिलिटी तो परिणाम है। जो आदमी कारण को मानता है वो आदमी परिणाम को नहीं मानता है। कैसे नहीं मानता?